नमस्कार, चार का चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, कौन किसके चक्रव्यूह में फंसा, इस शो में आपको विस्तार से बताएंगे। चक्रव्यूह में आज सबसे पहले बात सर्वे के चक्रकाल में फंसे मुस्लिम पक्ष की, जिसने ज्ञानवापी मस्जिद में हिंदू प्रतीक चिन्ह मिलने के बाद अब मामले में कार्रवाई को रोके जाने की मांग की है। फिर बात करेंगे किरीट सोमैया के चक्रव्यूह में फंसे संजय राउत की, जिनके खिलाफ किरीट सोमैया की पत्नी मानहानि का केस दर्ज करने वाली है। चक्रव्यूह की तीसरी खबर में बात करेंगे बीकेयू के चक्रकाल में फंसे राकेश टिकैत की, जिनको अब भारतीय किसान यूनियन ने संगठन से बेदखल कर दिया है। चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे गेहूं के चक्रकाल में फंसे हिंदुस्तान की, जहां गेहूं के निर्यात पर भारत में रोक लगा दी गई है। चलिए शुरुआत करते हैं चक्रव्यूह की और सबसे पहले बात ज्ञानवापी मस्जिद में हो रहे सर्वे से बौखलाए मुस्लिम पक्ष की। ज्ञानवापी विवादित ढांचे में वाराणसी कोर्ट के आदेश पर सर्वे चल रहा है। लगातार 2 दिनों के सर्वे के मुताबिक मामले में हिंदू पक्ष का दावा है कि दीवारों पर हिंदू मंदिर के अवशेष दिखाई दिए हैं। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि वहां अनुमान से भी बहुत कुछ ज्यादा मिला है। लेकिन तीसरे दिन जो सर्वे हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। तीसरे दिन के सर्वे के दौरान टीम को मस्जिद के तालाब में 12 फीट 8 इंच लंबा शिवलिंग मिला है, जिससे मुस्लिम पक्ष में हड़कंप मच गया है। ये वही जगह है जहां नमाज से पहले वजू किया जाता है। ऐसे में हिंदू पक्ष में जहां इस बात को लेकर रोष है, तो खुशी भी है कि इतने सालों बाद आखिरकार उनके दावे सही साबित हुए और बुद्ध पूर्णिमा जैसे शुभ दिन पर यह भव्य शिवलिंग मिला है। लेकिन जैसे ही सर्वे के दौरान विवादित ढांचे पर मंदिर होने का इतना बड़ा साक्ष्य टीम के हाथ लगा है, वैसे ही बौखलाए मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद प्रबंधन समिति ने वाराणसी कोर्ट की ओर से ज्ञानवापी विवादित ढांचे के सर्वेक्षण के आदेश को चुनौती देते हुए अब इस पूरे मामले को सांप्रदायिक सौहार्द और शांति बिगाड़ने का प्रयास और उपासना स्थल अधिनियम का उल्लंघन बताया है। ये बात सच है कि वाराणसी कोर्ट ने ही ज्ञानवापी ढांचे का सर्वे जारी करने का आदेश दिया था और इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी वाराणसी कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। ऐसे में मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के हालिया आदेश को चुनौती देते हुए विशेष याचिका दायर की। दरअसल ये मामला 1991 से अदालत में है। 1991 में काशी विश्वनाथ मंदिर के भक्तों ने यह आरोप लगाते हुए एक याचिका दायर की थी कि इस ज्ञानवापी ढांचे का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब ने भगवान विश्वेश्वर के मंदिर को तोड़कर किया। ऐसे में हिंदू भक्तों का कहना था कि विवादित जगह पर भगवान विश्वेश्वर का निवास है और उसे बाकी धर्मों के लिए पूजा स्थल नहीं बनाया जा सकता है। इसके बाद इसी मामले में 1998 में अंजुमन इंतजामिया की ओर से दायर याचिका को लेकर एक आदेश पारित किया गया था, जिसमें विवादित ढांचे की सुनवाई पर अंतरिम रोक लगा दी गई थी। अब हिंदू भक्तों और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की दलीलों पर 1991 के बाद से वाराणसी सिविल कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से कई आदेश पारित किए जाने के बाद अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जहां मुस्लिम पक्ष ने फिर अपने ड्रामे शुरू कर दिए हैं। पहले वाराणसी कोर्ट की ओर से चुने गए कमिश्नर पर इन्होंने आपत्ति जताई, फिर कोर्ट को यह कहने पर मजबूर होना पड़ा कि वो खुद कमिश्नर की कार्रवाई करवाएगा, जिस पर इसी मुस्लिम पक्ष ने सहमति भी जताई थी। लेकिन अब जब इस विवादित ढांचे के सर्वे के बाद वहां मंदिर होने के कई सबूत हाथ लगे हैं, तो फिर से इस मामले को दबाए जाने के लिए ये रोते बिलखते सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, जिससे फिर कोई नया तमाशा करे और पहले की तरह एक बार फिर इसके सर्वे के काम को रुकवा दिया जाए। मुस्लिम पक्ष मामले में मंदिर के सबूत मिलने के बाद बौखलाते हुए सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंच गया, तो वहीं संजय राउत की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। महाराष्ट्र भाजपा नेता किरीट सोमैया पर लगातार संजय राउत बयानबाजी करते गए, लेकिन अब वही बयानबाजी उन पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि किरीट सोमैया की पत्नी प्रोफेसर डॉक्टर मेधा किरीट सोमैया राउत के खिलाफ 18 मई को मानहानि का मुकदमा दायर करने जा रही है, क्योंकि शिवसेना नेता संजय राउत ने उनके खिलाफ 100 करोड़ रुपए के टॉयलेट घोटाले के झूठे आरोप लगाए थे।
किरीट सोमैया ने वीडियो मैसेज के जरिए बताया कि यह मामला आईपीसी की धारा 499, 500 के तहत मुंबई के सेवरी कोर्ट में दर्ज किया जाएगा, जिसके तहत 100 करोड़ रुपए के टॉयलेट घोटाले के आरोप मामले में कार्रवाई की जाएगी। अहम बात यह है कि बीजेपी नेता की पत्नी ने राउत के खिलाफ मीडिया में दुर्भाग्यपूर्ण और अनुचित बयान देने के चलते नवघर पुलिस स्टेशन में पहले भी शिकायत दर्ज करवाई थी। इससे पहले उन्होंने शिवसेना नेता को मानहानि का नोटिस भी भेजा था, जिसमें झूठे और मानहानि करने वाले बयानों को लेकर बगैर शर्त माफी मांगने के लिए कहा गया था। लेकिन संजय राउत की अकड़ नहीं निकली और इतना सब होने के बाद भी राउत लोगों के सामने झूठ परोसते चले गए, मगर अब राउत अपने ही झूठ में फंस गए हैं। दरअसल इस मामले की शुरुआत तब हुई थी जब बीते दिनों संजय राउत ने दावा किया था कि डॉक्टर मेधा किरीट सोमैया और सोमैया परिवार की तरफ से संभाले जाने वाले एनजीओ युवा प्रतिष्ठान 100 करोड़ रुपए के टॉयलेट घोटाले में शामिल है। मीरा भाईंद महानगर पालिका और महाराष्ट्र के बाकी इलाकों में करोड़ों का टॉयलेट घोटाला हुआ। झूठे बिल और पर्यावरण के नाम पे किए गए इस घोटाले में पैसे कैसे निकाले गए, इसकी जानकारी बाहर आएगी। ये आरोप संजय राउत की ओर से लगाए गए थे। हालांकि किरीट सोमैया और उनकी पत्नी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था। और तो और जब राउत से इस मामले में सबूत मांगे गए तो हर बार की तरह उनका पोपट हो गया और फिर उनके आरोप फीके पड़ गए, जिससे उनका झूठ भी पकड़ा गया। हालांकि राउत ने ऐसी ही हरकत फिर दोहराई थी और किरीट सोमैया को फंसाने के लिए उन पर आईएनएस विक्रांत में फ्रॉड का आरोप लगा दिया था। ये आरोप भी हवाई साबित हुए, क्योंकि संजय राउत के पास इन आरोपों का कोई भी सबूत नहीं था। राउत को इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से तमाचा भी पड़ा था, क्योंकि किरीट सोमैया की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई थी। वहीं सोमैया ने आईएनएस विक्रांत के संरक्षण के लिए किए गए डोनेशन का रिकॉर्ड भी कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद ये लोग इतना बौखला गए कि मौका मिलते ही बस बीजेपी नेता किरीट सोमैया को घेरना शुरू कर दिया। लेकिन अब राउत की इस हरकत का जवाब और झूठ बोलने का नतीजा 18 मई को पता चलेगा, जब बीजेपी नेता की पत्नी संजय राउत के खिलाफ केस दर्ज करवाएंगी और इसकी जांच होगी। फिर जो संजय राउत फंसेंगे, उसके बाद उनके आका भी उन्हें नहीं बचा पाएंगे। चलिए बात करते हैं बीकेयू के चक्रकाल में फंसे राकेश टिकैत की। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों का उछल कर विरोध करने वाले भारतीय किसान यूनियन में गुटबाजी अब खुलकर सामने आ गई है। आलम यह है कि अब संगठन में ही दो फाड़ हो गई है। संगठन ने राकेश टिकैत को बीकेयू से निकाल दिया है। इसके साथ ही उनके भाई नरेश टिकैत को भी अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। नरेश टिकैत की जगह अब राजेश सिंह चौहान को बीकेयू का नया अध्यक्ष बनाया गया है। जिस सपने को पूरा करने के लिए राकेश टिकैत लगातार सरकार को कृषि कानूनों को लेकर घेरने में लगे थे, अब वही सपने राकेश टिकैत की बर्बादी का कारण बने हैं, क्योंकि संगठन के नेताओं ने आरोप लगाया है कि बीकेयू एक गैर राजनीतिक संगठन है, लेकिन राकेश टिकैत ने अपने बयानों और गतिविधियों से इसे राजनीतिक रूप दे दिया है। हालांकि राकेश टिकैत संगठन के पदाधिकारियों को लगातार मनाते रहे, लेकिन इस बार तो शायद उनके आंसू भी काम नहीं आए। टिकैत बंधुओं की राजनीतिक गतिविधियों को देखते हुए संगठन के असंतुष्ट नेताओं ने इस संगठन का नाम भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक कर दिया है। वहीं संगठन के फैसले के बाद राकेश टिकैत बिलबिलाए घूम रहे हैं, क्योंकि बीकेयू से निकाले जाने के बाद अब दोनों भाइयों के बयानों में भी फूट पड़ती नजर आ रही है। जहां राकेश टिकैत इस पूरे घटनाक्रम का दोषी भाजपा सरकार को बता रहे हैं, तो वहीं नरेश टिकैत ने इस पूरे घटनाक्रम में किसी भी राजनीतिक हस्तक्षेप का होने से इनकार किया है। अब राकेश टिकैत ने खुद से बगावत करने वाले उन सभी पदाधिकारियों को किसान विरोधी घोषित कर दिया है। इसी के साथ उन्होंने 7 सदस्यों की लिस्ट जारी करके उनको बर्खास्त करने की भी घोषणा की है। हालांकि अपनी बेइज्जती को छुपाने के लिए टिकैत को बात तो संभालनी ही थी। ऐसे में अब उन्होंने इस पूरे मामले का दोष यूपी सरकार पर मंड दिया है। राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन के वक्त किसानों के पक्ष में बोलने का और किसानों का मसीहा बनने का पूरा दिखावा किया था, लेकिन इसकी आड़ में वो लगातार राजनीति में अपना करियर बनाने की तैयारी में लगे हुए थे। यही कारण था कि एक के बाद एक पॉलिटिकल पार्टियों का वहां जमावड़ा लगा हुआ था, जिससे राकेश टिकैत अपनी नजदीकियां बढ़ाने में लगे थे और वहीं से बीकेयू में एक और बड़ी फूट की पटकथा लिखी जाने लगी थी।
तब भी खुद को संगठन से अलग करने वाले पदाधिकारियों का मानना था कि बीकेयू में अधिकारों का पूरी तरह केंद्रीकरण हो गया है और बाकी पदाधिकारियों की अनदेखी की जा रही है, क्योंकि भले ही नरेश टिकैत बीकेयू के अध्यक्ष थे, पर सारे फैसले तो प्रवक्ता राकेश टिकैत ही लेते थे। ऐसे में अब राकेश टिकैत किसान आंदोलन की आड़ में जिस तरह से अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे थे, अब वही सपने उनको ले डूबे हैं। अब एक तरफ राकेश टिकैत को बीकेयू से बेदखल कर दिया गया, तो दूसरी तरफ देश में गेहूं संकट गहराता जा रहा है। भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह फैसला तब हुआ है जब दुनिया भर में गेहूं की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध से दुनिया भर में गेहूं की सप्लाई बाधित हुई है। इस मामले में भारत सरकार का कहना है कि वो उन देशों को निर्यात की अनुमति देगी जो अपनी खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए सप्लाई की डिमांड करते हैं, क्योंकि एक रिपोर्ट का दावा है कि भारत में गेहूं की कीमतें अब कुछ बाजारों में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। बढ़ते ईंधन और परिवहन लागत ने भारत में गेहूं की कीमतों को और बढ़ा दिया है। ये बात सामने आई है कि भारत में मार्च यानी पिछले वित्तीय वर्ष में 70 लाख टन गेहूं निर्यात किया था, जो कि पिछले साल की अपेक्षा 250 गुना अधिक है। वहीं अप्रैल में देश ने 14 लाख टन गेहूं का निर्यात किया था। इसलिए भारत ने गेहूं के एक्सपोर्ट को अब प्रतिबंधित सामानों की कैटेगरी में डाल दिया है। इसके अलावा गेहूं के निर्यात पर रोक के बाद केंद्र की ओर से यह भी कहा गया है कि बढ़ती कीमतों को देखते हुए यह कदम उठाया जा रहा है। ऐसे में इस प्रतिबंध के बाद स्थिति यह है कि 8 राज्यों में मुफ्त राशन में दिए जाने वाले गेहूं में अगले महीने से कटौती करने का फैसला लिया जा चुका है, जिसका असर सीधे गरीब और मिडिल क्लास परिवारों पर होने वाला है। इस बीच गेहूं निर्यात रोकने पर भारत सरकार के फैसले की G7 देशों की समूह ने आलोचना की है और इस मुद्दे को G7 शिखर सम्मेलन में भी उठाए जाने की बात कही गई है। ऐसे में यह समझना भी जरूरी है कि आखिर मुफ्त अनाज की योजना से गेहूं की कटौती की नौबत क्यों आई है। होता यह आया है कि सरकार किसानों से एमएसपी पर गेहूं खरीदकर उसी को मुफ्त अनाज की योजना में जनता तक पहुंचाती है, लेकिन इस बार हुआ ये कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच वैश्विक बाजार में गेहूं की कीमत बढ़ गई है। ऐसा इसीलिए क्योंकि रूस और यूक्रेन दोनों ही गेहूं के बड़े निर्यातक हैं। दाम बढ़े तो सरकारी मंडी की जगह व्यापारियों ने किसानों का गेहूं ज्यादा खरीद लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि 1 मई तक के आंकड़ों के मुताबिक सरकारी गोदाम में गेहूं का स्टॉक 5 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। एक अनुमान है कि पिछले साल के मुकाबले 30% तक गेहूं की सरकारी खरीद कम हो गई है। आगे इसके और भी घटने की आशंका जताई गई है। ब्रेड बिस्किट पर भी महंगाई के बादल मंडराने लगे हैं। ऐसे में इसे अनदेखा करने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हालात इस बार गंभीर हैं, जिसके चलते गेहूं के इस खेल में समस्या और चिंता सबके लिए है। चक्रव्यूह में मेरे साथ आज इतना ही। कल फिर कौन किसके चक्रव्यूह में फंसेगा नए मुद्दों के साथ पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।